कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो दोस्त, आज भूकंप मतलब अर्थक्वेक वाला चैप्टर पूरा करते हैं। देखने में शायद थोड़ा लंबा लगे, पर चिंता मत करो, हम एक एक लाइन को ना एकदम आराम से अपनी भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम में सब कुछ याद रहे। शुरू करें? बिल्कुल। चलो, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भूकंप आखिर है क्या चीज। ठीक है, तो नोट्स में पहली लाइन है परिभाषा की। इसमें लिखा है, पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होने वाला कोई भी कंपन भूकंप होता है, चाहे उसका कारण प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, चाहे उसकी तीव्रता कम हो या अधिक हो। देखो, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर धरती हिली तो वो भूकंप है, बस। अच्छा, मतलब कारण कोई भी हो। हाँ, चाहे वो अपने आप हिले मतलब प्राकृतिक हो, या हमारी किसी हरकत की वजह से जिसे मानव जनित कहते हैं, और चाहे वो हल्का सा महसूस हो या बहुत तेज, कहलाएगा वो भूकंपी। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब कुछ जरूरी शब्द है, शब्दावली जो एग्जाम में बहुत आते हैं। पहला है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। देखो, किसी भी शब्द के पीछे लॉजी लगे तो उसका मतलब होता है उसकी पढ़ाई या विज्ञान। तो सिस्मोलॉजी यानी भूकंप का विज्ञान। जैसे बायोलॉजी में जीवों के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही। बिल्कुल। सिस्मोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ भूकंप के बारे में ही पढ़ते हैं। ओके। अगला है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ वो मशीन है, वो यंत्र है जो भूकंप को नापता है। जैसे थर्मामीटर से बुखार नापते हैं। एकदम सही। जैसे थर्मामीटर से बुखार, वैसे ही सिस्मोग्राफ से भूकंप। और तीसरा, जो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, वो है सिस्मोग्राम। हाँ, तो जब सिस्मोग्राफ मशीन भूकंप को नापती है ना, तो वो एक ग्राफ बनाती है जिसमें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं। हाँ, देखिए मैंने। बस उसी ग्राफ वाले पेपर को सिस्मोग्राम कहते हैं। जैसे दिल की धड़कन नापने वाली ईसीजी मशीन की रिपोर्ट निकलती है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, तो सिस्मोलॉजी हुई पढ़ाई, सिस्मोग्राफ हुई मशीन, और सिस्मोग्राम हुआ उसका रिजल्ट। परफेक्ट। अगला है सीस्मिक स्केल। ये क्या है? ये एक स्केल है, एक पैमाना जिससे ये पता चलता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था या उसने कितनी तबाही मचाई। नोट्स में कुछ पुराने स्केल्स का भी जिक्र है, रॉसी-फॉरेल मापनी और मर्केली मापनी। हाँ, पहले मर्कली स्केल ज्यादा चलता था। वो एक गुणात्मक मापनी थी। गुणात्मक, इसका क्या मतलब हुआ? गुणात्मक मतलब जो क्वालिटी पर या गुण पर आधारित हो। वो नंबर नहीं देखता था, वो ये देखता था कि नुकसान कितना हुआ। मतलब जैसे अगर सिर्फ खिड़कियां हिली तो कम नंबर, और अगर दीवारें गिर गईं तो ज्यादा। बिल्कुल। इसी तरह नुकसान के हिसाब से उसने 1 से 12 तक के लेवल बना दिए थे। लेकिन अब तो हम रिक्टर स्केल सुनते हैं हर जगह। हाँ, क्योंकि मर्कली स्केल में दिक्कत थी, तो 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने एक मात्रात्मक मापनी तैयार की। मात्रात्मक मतलब जो मात्रा यानी क्वांटिटी को नापे। एकदम सही। ये स्केल नुकसान नहीं देखता, ये सीधे सीधे भूकंप की ताकत को, उसकी एनर्जी को 1 से 10 के नंबर में नापता है। इसमें एक बहुत जरूरी बात लिखी है, और ये मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है। ये एक लघु गुणक मापनी है। हाँ, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे जरूरी पॉइंट है। इसे ध्यान से समझना। इसमें लिखा है कि हर अगला मान पिछले मान से 10 गुना ज्यादा तीव्रता और लगभग 32 गुना ज्यादा ऊर्जा का प्रदर्शन करता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई नॉर्मल 1, 2, 3 वाला स्केल नहीं है। रिक्टर स्केल पर हर अगला नंबर पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब 5 की तीव्रता वाला भूकंप 4 वाले से 10 गुना ज्यादा हिलेगा। 10 गुना? और ये ऊर्जा का क्या है, 32 गुना? हाँ, और उससे निकलने वाली ऊर्जा मतलब तबाही मचाने की ताकत, वो लगभग 32 गुना ज्यादा होती है। ओह, मतलब 6 और 7 की तीव्रता के भूकंप में जमीन आसमान का फर्क होता होगा। बिल्कुल। इसीलिए तो 6 पर शायद बिल्डिंगें बच जाएं, पर 7 पर सब कुछ तबाह हो सकता है। समझ गई। अब नक्शे पर बनने वाली 2 तरह की रेखाओं की बात करते हैं। पहली है समभूकंप रेखा या आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन का मतलब है नक्शे पर उन सभी जगहों को जोड़ने वाली एक लाइन जहां भूकंप की तीव्रता एक जैसी थी। कोई उदाहरण? मान लो दिल्ली, जयपुर और आगरा, तीनों जगह 6 की तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ, तो इन तीनों शहरों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक लाइन होगी, वही आइसोसिस्मल लाइन है। ठीक है। और दूसरी है सहभूकंप रेखा यानी होमोसिस्मल। होमोसिस्मल लाइन ये समय से जुड़ी है। ये नक्शे पर उन सभी जगहों को जोड़ती है जहां एक ही समय पर भूकंप के झटके महसूस हुए। अच्छा, मतलब अगर दिल्ली, जयपुर और आगरा में ठीक 2 बजे झटका आया, तो इन तीनों को जोड़ने वाली लाइन होमोसिस्मल होगी। बिल्कुल सही। एक तीव्रता बताती है, दूसरी समय। चलो, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। भूकंप आता क्यों है? नोट्स में पहला कारण है भ्रंशण क्रिया।
भ्रंशण यानी फॉल्टिंग। देखो, जमीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। जब ये अपनी जगह से खिसकती हैं या टूटती हैं तो जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों को ही भ्रंश या फॉल्ट कहते हैं। हाँ, और इसी खिसकने के झटके से जो कंपन होता है उससे भूकंप आ जाता है। दूसरा कारण है ज्वालामुखी क्रिया। ये तो सीधा है। जब ज्वालामुखी फटता है तो जमीन के अंदर से पिघला हुआ गर्म लावा मतलब मैग्मा बहुत जोर से चट्टानों को तोड़कर बाहर आता है। इस जोर जबरदस्ती से भी जमीन हिल जाती है। पर क्या हर ज्वालामुखी फटने पर भूकंप आता है? नहीं, जरूरी नहीं है। कभी कभी लावा शांति से भी निकल आता है। अगला कारण है भूगर्भ में गैसों का प्रसार। इसे ऐसे समझो, जमीन के बहुत नीचे बहुत ज्यादा गर्मी है। इस गर्मी से वहां मौजूद गैसें और पानी की भाप मतलब जलवाष्प फैलती हैं। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर होता है। बिल्कुल, इससे चट्टानों पर जबरदस्त दबाव बनता है और जब दबाव हद से ज्यादा हो जाता है तो चट्टानें टूट जाती हैं और भूकंप आ जाता है। एक और कारण दिया है पृथ्वी में संतुलन मतलब पृथ्वी का ठंडा होना। हाँ, जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो बहुत गर्म थी। अब वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। कोई भी गर्म चीज जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। तो पृथ्वी के सिकुड़ने से भूकंप कैसे आता है? पृथ्वी के इसी सिकुड़ने की वजह से चट्टानों पर जोर पड़ता है और वो टूट जाती हैं, जिससे कंपन होता है। इसमें एक सिद्धांत भी है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये नाम तो बहुत भारी है। पर इसका मतलब बहुत आसान है। ओके। इसे एक रबर बैंड के उदाहरण से समझो। ओके। चट्टानें भी रबर बैंड की तरह थोड़ी लचीली होती हैं। जब उन पर खिंचाव पड़ता है तो वो खिंचती हैं, लेकिन जब खिंचाव इतना बढ़ जाता है कि वो टूट जाती हैं तो वो झटके से अपनी पुरानी जगह पर वापस आती हैं। और उसी झटके से जो ऊर्जा निकलती है वो भूकंप बन जाती है। और अब सबसे मुख्य कारण प्लेट विवर्तने की। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स। दुनिया के ज्यादातर बड़े भूकंप इसी वजह से आते हैं। हमारी धरती की ऊपरी परत असल में कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हिलती रहती हैं। हमेशा बहुत धीरे धीरे। तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे से रगड़ खाकर आगे पीछे होती हैं तो जबरदस्त कंपन होता है। तो दुनिया के ज्यादातर भूकंप इन्हीं प्लेटों के टकराने वाले किनारों पर आते हैं। बिल्कुल, विश्व के अधिकांश भूकंप प्लेटों के अभिसारी मतलब टकराने वाले किनारों पर ही आते हैं। एक और कारण है समस्थितिक समायोजन। इसका मतलब है बैलेंस। धरती पर ऊंचे पहाड़ हैं तो गहरी समुद्री खाइयां भी हैं। धरती इनके बीच एक बैलेंस बनाकर रखती है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, हाँ, जब किसी वजह से ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो धरती खुद को फिर से एडजस्ट करती है। इस एडजस्टमेंट में कोई जमीन का हिस्सा ऊपर उठ सकता है या नीचे धंस सकता है, जिससे कंपन होता है। आखिर में मानवीय कारण मतलब हम इंसान भी भूकंप ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे बहुत बड़े बड़े बांध बनाने से एक जगह पानी का वजन बहुत बढ़ जाता है, जिससे नीचे की चट्टानों पर दबाव पड़ता है। या फिर जमीन के अंदर परमाणु बम का टेस्ट करने से भी धरती हिल जाती है। ठीक है, ये तो हो गए कारण। अब देखते हैं भूकंप कितने तरह के होते हैं। इन्हें 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है स्थिति के आधार पर। ये तो आसान है। अगर भूकंप का केंद्र जमीन पर है तो वो स्थलीय भूकंप है, और अगर समुद्र के नीचे है तो वो जलीय भूकंप है, जिससे अक्सर सुनामी की लहरें उठती हैं। दूसरा है गहराई के आधार पर, कम, मध्यम और अत्यधिक गहरे। हाँ, भूकंप जमीन के कितना नीचे शुरू हुआ इस आधार पर भी इसे बांटा जाता है। इसमें एक बात याद रखना, जो भूकंप सतह के पास होते हैं मतलब कम गहरे, वो सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी एनर्जी को सतह तक आने में ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। और जो बहुत गहरे होते हैं, जिन्हें पातालीय भूकंप कहते हैं, वो सतह पर कम असर डालते हैं। और तीसरा है कारण के आधार पर। ये भी सिंपल है। ये सारे वो कारण हैं जो हमने अभी अभी पढ़े। जिस वजह से भूकंप आया उसी के नाम पर उसका प्रकार रख दिया। जैसे फॉल्ट से आया तो भ्रंश मूलक, ज्वालामुखी से आया तो ज्वालामुखी जनित। एकदम सही। प्लेटों के खिसकने से आया तो विवर्तनिक भूकंप। बहुत बढ़िया, ये चैप्टर तो अच्छी तरह से हो गया। चलो अब फटाफट 2 मिनट में पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि एग्जाम से पहले बस ये सुन लें तो काम हो जाए। जरूर, ये सबसे अच्छा तरीका है। तुम पूछो, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले भूकंप क्या है? धरती का हिलना या कांपना, चाहे वजह कोई भी हो। सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ। सिस्मोलॉजी भूकंप की पढ़ाई, सिस्मोग्राफ भूकंप नापने की मशीन। रिक्टर स्केल 1 से 10 तक ताकत नापता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर अगला नंबर
पिछले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली और 32 गुना ज्यादा ऊर्जा वाला होता है। और पुराना वाला स्केल? मर्कली स्केल, जो नुकसान के आधार पर तीव्रता बताता था। भूकंप का मुख्य कारण? प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब प्लेटों का टकराना। इसके अलावा भ्रंशण और ज्वालामुखी भी हैं। और मानव निर्मित कारण? बड़े बांध बनाना, परमाणु विस्फोट। गहराई के आधार पर प्रकार? कम गहरे, जो सतह पर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, मध्यम और अत्यधिक गहरे, जिन्हें पातालीय कहते हैं। और जगह के आधार पर? स्थलीय यानी जमीन पर, और जलीय यानी समुद्र में, जिससे सुनामी आती है। वो दो लाइनें कौन सी थीं? आइसोसीस्मल और होमोसिस्मल। आइसोसीस्मल रेखा नक्शे पर समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है। होमोसीस्मल रेखा नक्शे पर एक ही समय पर भूकंप अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ती है। वाह, ये तो एकदम बढ़िया सी रिवाइज हो गया। हाँ, अब हमने ये तो समझ लिया कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं। तो अब ये सोचना कि भारत के कौन से इलाके, जैसे कि हिमालय का क्षेत्र, प्लेटों के टकराने वाले किनारों पर स्थित है और इसी वजह से उन्हें हाई रिस्क जोन में क्यों रखा गया है। बहुत बढ़िया सवाल है सोचने के लिए। ये चैप्टर तो अच्छी तरह से हो गया। बस इस रिवीजन वाले हिस्से को 1-2 बार और सुन लेना, सब दिमाग में बैठ जाएगा। ऑल द बेस्ट।